अध्याय 10 सितारा छुपाने वाली घास। जियोचे ने जो 3 चीजें मांगी उससे जिया क्विंग्यू फीनिक्स जैसी आंखें तुरंत खुल गईं। आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या इसका मतलब यह है कि आपके पास वास्तव में उन पर अपना हाथ पाने का एक तरीका है? जियोचे ने आशा से पूछा, यह देखने के बाद कि जिया क्विंग्यू ने तुरंत उसे अस्वीकार नहीं किया था। जिया क्विंग्यू ने अपनी भौहों को थोड़ा सा सिकोड़ लिया और धीरे धीरे बोलना शुरू किया। मैंने कभी सेवन प्रोफाउंड जेन ग्रास के बारे में नहीं सुना है, लेकिन अर्थ प्रोफाउंड रियलम जानवर का कोर केवल जानवर को मारने के बाद ही प्राप्त किया जा सकता है। और ब्लू विंड एम्पायर में कितने लोग वास्तव में प्रोफाउंड के तरीकों से प्रशिक्षण लेकर किसी जानवर का सफलतापूर्वक शिकार कर सकते हैं? यहाँ तक कि फ्रोजन क्लाउड असगार्ड में भी जो ऐसा कर सकता है वह निश्चित रूप से काफी दुर्लभ होगा। और पर्पल वेंड हेवन क्रिस्टल एक अमूल्य अमर खजाना है जिसके लिए 4 प्रमुख संप्रदाय भी पागल हो जाएंगे। यहाँ तक कि एक व्यक्ति की जीवन भर की खेती के 10 वर्षों से भी अधिक का मूल्य होगा। वे 3 चीजें मेरा जिक्र भी मत करो, भले ही वह मालकिन उन चीजों की तलाश कर रही हो, फिर भी इसे प्राप्त करना लगभग असंभव होगा। जब जियोचे ने अपनी आंखें बंद की तो उसकी छाती ऊपर नीचे हो रही थी। वह बहुत देर तक चुप रहा। आप उन 3 चीजों के साथ क्या करने की योजना बना रहे हैं? जिया क्विंग्यू ने अनायास पूछा। मेरी गहरी नस की मरम्मत करो, जियोचे ने उत्तर दिया। मैं आपकी मदद करने में असमर्थ हूं। वहीं जिया क्विंग्यू ने कहा कि उन्हें विश्वास नहीं था कि वे 3 वस्तुएं एक गहरी नस की मरम्मत कर सकती हैं। अन्यथा ऐसा कोई रास्ता नहीं था कि उसके मालिक को यह विधि न पता होती। जियोचे ने अपना सिर हिलाया जैसे कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वे 3 वस्तुएं ऐसी चीजें नहीं हैं जिन्हें एक सामान्य व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। मैं केवल उनके बारे में पूछ रहा था। एक छोटे से विराम के बाद वह फिर से थोड़ी धीमी आवाज में बोला, पत्नी, फ्रोजन क्लाउड असगार्ड में आपके लौटने के बाद क्या हम फिर कभी मिलेंगे? मुझे दोबारा पत्नी मत कहो। मेरा नाम जिया क्विंग्यू है, जिया क्विंग्यू ने कहा। जैसे जैसे उसकी आवाज ऊंची होती गई और उसकी आवाज ठंडी होती गई। उदासीन जियोचे ने लापरवाह स्वर में कहा, मैंने तुमसे शादी की और तुमने मुझसे शादी की। हम पहले ही हजारों लोगों को साक्षी मानकर स्वर्ग और पृथ्वी के सामने झुक चुके हैं। हम शादी की पूरी प्रक्रिया से भी गुजरे हैं। अब मैं तुम्हारा पति हूं और तुम मेरी पत्नी हो। अगर मैं तुम्हें पत्नी नहीं कहूंगा तो और क्या कहूंगा? जिया क्विंग्यू अवाक हो गई। थोड़ी देर बाद वह उदासीनता से बोली, कुछ भी हो, अपने लिए उपयुक्त। जियोचे अचानक मोटे तौर पर मुस्कुराया। यह पत्नी अछूत थी, लेकिन उसके पास बातचीत करने का कोई कौशल नहीं था। आपने अभी भी मेरे पिछले प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। जब आप फ्रोजन क्लाउड असगार्ड पर लौटेंगे तो क्या हम फिर मिलेंगे? जियोचे ने फिर पूछा। नहीं, जिया क्विंग्यू ने उत्तर दिया। अच्छा। जियोचे ने अपना सिर हिलाया और अपनी आंखें बंद करते हुए दीवार के खिलाफ अपना सिर झुका लिया। वास्तव में आपको जितनी जल्दी हो सके फ्रोजन क्लाउड असगार्ड में लौट आना चाहिए और मेरे बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। आप जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति के लिए आपको इस छोटे से तैरते क्लाउड सिटी में नहीं रहना चाहिए और मेरे द्वारा बंधे भी नहीं रहना चाहिए। जब आप चले जाएंगे तो फ्रोजन क्लाउड असगार्ड का शिष्य होने की आपकी स्थिति सार्वजनिक हो जाएगी। कम से कम इस तैरते बादलों के शहर में कोई भी मुझे चोट पहुंचाने की हिम्मत नहीं करेगा और मैं अधिक आराम से रहूंगा। ओह ठीक है, आपको मेरी राय पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जैसी आपकी इच्छा, जिया क्विंग्यू ने भावहीन होकर कहा। मम्मक, यह तो और भी अच्छा है क्योंकि तुम मुझे फिर कभी नहीं देखोगे। यदि आप मुझे रखैल नहीं बनाने देंगे तो मैं सचमुच आपको तलाक दे सकता हूं। क्षमाशील जिया क्विंग्यू का दिल पानी की तरह शांत था, लेकिन उसे कमरे से बाहर निकालने की सहज इच्छा थी। उसी समय उसने अचानक जियोचे को खड़े होकर दरवाजे की ओर चलते देखा। उसने झट से पूछा, कहाँ जा रहे हो? नींद नहीं आ रही, मैं तारे देखने बाहर जा रहा हूँ। जैसे ही जियोचे ने उसके सवाल का जवाब दिया, उसका दिल कराह उठा। इस महिला, अगर तुम आधी रात को यहाँ बैठी रहोगी तो कैसा रहेगा? आइए देखें कि क्या आप इस तरह सो सकते हैं। जिया क्विंग्यू ने अब और कुछ नहीं बोला और जियोचे ने दरवाजा खोला और बाहर जाने के लिए आगे बढ़ा। यह आधी रात थी और सब कुछ शांत था।
आंगन के बीच में खड़े होकर जियोचे ने अपनी आंखों में दृढ़ भाव के साथ सितारों से भरे आकाश को देखा। हालांकि अंदर ही अंदर वह एक परेशान करने वाली और हैरान कर देने वाली बेचैनी से परेशान था। आज पहला दिन था जब उसका पुनर्जन्म हुआ था। हालांकि अतीत की तुलना में उसका दिमाग बहुत बदल गया था। एक बदलाव के साथ यह भी कहा जा सकता है कि उसने दुनिया को उल्टा कर दिया था, यहाँ तक कि उसका मजबूत दिमाग भी अपनी वर्तमान क्षतिग्रस्त प्रोफाउंड वेन स्थिति से बाहर निकलने का रास्ता नहीं खोज सका। यदि वह 7 प्रोफाउंड जेम ग्रास, पर्पल वेन्ड हेवन क्रिस्टल और अर्थ प्रोफाउंड रियलम के जानवर का मूल प्राप्त कर सकता है, तो अपनी प्रोफाउंड वेन की मरम्मत करते समय उसकी सफलता दर 50% से अधिक होगी। हालांकि उसकी वर्तमान क्षमता के साथ उसके लिए आवश्यक 3 वस्तुओं में से एक को भी प्राप्त करना अत्यंत कठिन था। आखिर इस दुनिया में केवल ताकतवरों का ही सम्मान किया जाता था। पर्याप्त शक्ति के बिना व्यक्ति जो चाहता है उसे प्राप्त करना केवल एक भ्रम मात्र था। उसे क्या करना था? अचानक जियोचे के बाएं हाथ से हल्की सी धड़कन महसूस हुई। उसने अवचेतन रूप से अपना बायां हाथ उठाया और देखा कि उसकी हथेली में स्काई पॉइजन पर्ल के पैटर्न से तेजी से चमकती फीकी रोशनी की प्रभावशाली झलक आ रही है। जब जियोचे उत्तर की ओर मुड़ा तो उसकी आंखें सिकुड़ गईं। यह है जहरीला होने और मजबूत शोधन क्षमता होने के अलावा स्काई पॉइजन पर्ल में एक अतिरिक्त क्षमता थी। इसमें विशेष प्रकार की क्षमता थी जो आसपास के विषैले औषधीय जड़ी बूटियों के अवयवों को महसूस कर सकती थी। यदि किसी अत्यधिक विषैले घटक या दवा से एक निश्चित दूरी के भीतर यह समझ जाएगा कि यह कहाँ होगा, चमकती रोशनी उत्सर्जित करेगा और अपने लक्ष्य के स्थान को इंगित करेगा। लेकिन यह शर्त थी कि सामग्री उच्चतम गुणों में से एक होनी चाहिए। स्काई पॉइजन पर्ल की संवेदना का स्तर बेजोड़ था। यदि तुलना की जाए तो एक व्यक्ति जिस उच्चतम स्तर तक पहुंच सकता है वह स्काई पॉइजन पर्ल के स्तर तक भी नहीं पहुंच पाएगा। एज्योर क्लाउड महाद्वीप पर स्काई पॉइजन पर्ल केवल 6 बार चमका था। हर बार उसे सबसे दुर्लभ खजाने को खोजने का मौका मिला। हालांकि यह प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट पर इसका पहला दिन था, स्काई पॉइजन पर्ल में वास्तव में ऐसा समावेश था। क्या इस जगह पर भी छिपा है कोई गुप्त खजाना? स्काई पॉइजन पर्ल की लक्षित दिशा उत्तर की ओर थी, जो जियो कबीले के पर्वत की दिशा थी। जियोचे का अपना छोटा सा आंगन था। इसका स्थान जियो कबीले की सभी संपत्तियों में से सबसे खतरनाक कहा जा सकता है। इसका कारण यह है कि उसके आंगन की दीवारों के ऊपर पहाड़ बिछे हुए थे। यह पर्वत अभी भी वास्तव में जियो कबीले की निजी संपत्ति थी। कभी कभी निचले स्तर का गहरा जानवर भटकता हुआ उसकी दीवारों पर चढ़कर आंगन में घुस जाता था, और यदि कोई पहाड़ के पीछे से आकर इस क्षेत्र को अपना बनाने के लिए चुपचाप आना चाहता है तो यह एक बहुत अच्छा विकल्प होगा। हालांकि फ्लोटिंग क्लाउड सिटी में जियो कबीले की शक्ति के सामने आज तक किसी ने भी ऐसा करने की हिम्मत नहीं की है। जियोचे ने संकोच नहीं किया और सीधे दीवार पर चढ़ गया। हालांकि उनकी गहन शक्ति कम थी, 3 मीटर की दीवार पर चढ़ने में कोई समस्या नहीं थी। पहाड़ी इलाका शांत और उदास था, और अगर यह पिछला जियोचे होता तो वह आधी रात में यहाँ बिल्कुल नहीं आता। आसमान में चांद अभी भी ऊपर लटका हुआ था और वहां मौजूद अनगिनत तारे भी उतने धुंधले नहीं थे। जियोचे ने अपने चारों ओर नजर दौड़ाई और जब उसे यकीन हो गया कि कोई दिखाई नहीं दे रहा है तो वह धीरे से उस दिशा में चला गया जिस दिशा में स्काई पॉइजन पर्ल इशारा कर रहा था। चांद की रोशनी में पहाड़ धुंध की एक पतली परत में ढका हुआ लग रहा था, जिससे यह रहस्यमय और खतरनाक दोनों लग रहा था। कुछ ही समय बाद जियोचे पहाड़ की तलहटी में पहुंचा। इस स्थान पर स्काई पॉइजन पर्ल की टिमटिमाती रोशनी अपनी उच्चतम आवृत्ति पर थी। जियोचे रुका और सोचने लगा, क्या यह यहीं आसपास था? लेकिन यह स्पष्टतः पर्वतीय क्षेत्र का तलहटी मात्र था। जियो कबीले के फार्मासिस्टों को हर रोज यहां से गुजरना पड़ता है, तो यह यहां कैसे बढ़ सकता है? चाहे वह कोई स्वर्गीय खजाना हो या कोई अच्छी किस्म की औषधि, वह पहले ही मिल गई होती। वह फसल के लिए उसे ढूंढने का इंतजार क्यों करेगा? हालांकि स्काई पॉइजन पर्ल वास्तव में इस तीव्र आवृत्ति तक पहुंच गया था, जिसका मतलब था कि लक्ष्य कम से कम 10 कदम दूर होगा।
चांदनी में ज्योचे की भौहें कड़ी हो गईं क्योंकि उसकी आंखें धीरे धीरे और ध्यान से अपने आसपास की जमीन के हर इंच को खोज रही थीं। सामान्य परिस्थितियों में औषधीय जड़ी बूटी जितनी अधिक मूल्यवान होगी, वह स्थान जितना अधिक खतरनाक और चरम होगा। पहली नजर में पहाड़ की तलहटी में यह क्षेत्र पूरी तरह से खरपतवार से ढका हुआ था और ज्योचे मदद नहीं कर सका, लेकिन उसे संदेह हुआ कि स्काई पॉइजन पर्ल की प्राकृतिक भावना में कोई समस्या थी। जैसे ही उसकी आंखों ने ध्यान से जमीन को एक घेरे में देखा, केवल खरपतवार के अलावा ज्योचे को सबसे आम औषधीय जड़ी बूटियां भी नहीं मिली। ठीक उसी समय जब वह हार मानने वाला था, उसकी नजर अचानक किसी प्रकार की अस्पष्ट विविधता वाली जगह पर पड़ी। आज के ज्योचे के पास तीव्र अंतर्ज्ञान था। उसने अपना सिर उठाया और उस असहज भावना की ओर देखा जो उसने अचानक इस दुनिया में पहली बार महसूस किया था। वहां भी बड़ी मात्रा में खरपतवार थी, लेकिन एक चट्टान के किनारे पर एक निश्चित खरपतवार जिसे रौंदा नहीं गया था, ने उसका ध्यान आकर्षित किया था। ज्योचे चट्टान के किनारे चला गया और उसके बगल में बैठ गया और बहुत देर तक घासफूस के ढेर को देखता रहा। उन सभी खरपतवारों के बीच में मजबूती से बंद कब का उन सभी खरपतवारों के बीच में मजबूती से बंद थे छोटी छोटी खरपतवार जिनमें जीवन शक्ति की पर्याप्त मात्रा थी। हस्तक्षेप के बिना कोई यह कह सकता है कि वे उपलब्ध हर अवसर का लाभ उठाकर प्रिय जीवन से जुड़े हुए हैं। उन जंगली घासफूस के बीच में और भी छोटी खाई थी। छेद बहुत छोटा था क्योंकि वहां घास की केवल 2 तिनके उगी थीं। हालांकि अगर किसी ने करीब से देखा तो यह स्पष्ट था कि वहां की घास उनके आसपास के अन्य खरपतवारों की तुलना में काफी अलग थी। रात की हल्की हवा का झोंका आया, जिससे क्षेत्र की छोटी छोटी घासें बह गईं। इस समय ज्योचे की आंखें छोटे से छेद पर मजबूती से टिकी हुई थीं और अचानक उसने घास के उन 2 ब्लेडों का विचित्र रूप देखा। वे पलक झपकते ही प्रकट हुए और फिर बिना किसी निशान के गायब हो गए। ज्योचे की आंखें चौड़ी हो गईं और वह अचानक परमानंद से भर गया। उसने तेजी से अपनी बाईं हथेली, जिसमें आकाशीय विष मोती था, को छोटे से छेद की ओर बढ़ाया। फीकी हरी रोशनी के नीचे घास की 2 पत्तियां धीरे धीरे फिर से प्रकट हुईं। तारा छुपाने वाली घास। यह वास्तव में सितारा छुपाने वाली घास है। और उनमें से 2 भी थे। ज्योचे ने उत्साहित होकर धीमी आवाज में गुर्राया और उन्हें उखाड़ने के इरादे से अपना बायां हाथ नीचे किया। स्काई पॉइजन पर्ल चमक उठा और ज्योचे के हाथ की हथेली में स्टार कंसीलिंग ग्रास के 2 ब्लेड बरामद हुए। औषधीय जड़ी बूटी जितनी उच्च गुणवत्ता वाली थी, उसकी कटाई करना उतना ही कठिन था क्योंकि कटाई के दौरान थोड़ी सी भी गलती सामग्री को नुकसान पहुंचा सकती थी और इसकी दक्षता कम कर सकती थी या इसकी प्रभावशीलता को पूरी तरह से नष्ट कर सकती थी। लेकिन स्काई पॉइजन पर्ल के साथ, चाहे जड़ी बूटी कितनी भी जटिल क्यों न हो, किसी को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। स्काई पॉइजन पर्ल अपनी आभा का उपयोग करके किसी भी प्रकार की आध्यात्मिक शक्ति के रिसाव के बिना किसी जड़ी बूटी के चारों ओर पूरी तरह से लपेटकर किसी भी संभावित हानिकारक दुष्प्रभाव के बिना एक जड़ी बूटी की कटाई कर सकता है। यह कहने के बजाय कि यह आश्चर्य था, यह कहना बेहतर होगा कि यह एक चमत्कार था। स्टार कंसीलिंग ग्रास के 2 ब्लेडों को देखकर, जो आंशिक रूप से उसके हाथ की हथेली में छिपे हुए थे, ज्योचे की बाह उत्तेजना में कांप उठी। अपने पूरे 24 साल के जीवन में उन्होंने एज्योर क्लाउड महाद्वीप पर लगभग हर जगह यात्रा की थी और केवल एक सितारा छुपाने वाली घास पाई थी। हालांकि प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट में आने के पहले ही दिन उसे वास्तव में 2 मिल गए थे, और यह उसके अपने परिवार के पीछे के पहाड़ों में था। कोई यह कह सकता है कि स्टार कंसीलिंग ग्रास और सामान्य खरपतवार के बीच अंतर की तुलना करने पर कोई अंतर नहीं था, क्योंकि कोशिश करने पर भी दोनों के बीच अंतर करना लगभग असंभव था। साथ ही इसमें एक बहुत ही असामान्य क्षमता थी। यह अदृश्य हो सकती थी। एक तरह से इसका मतलब यह था कि अगर कोई उसे ढूंढना चाहे तो ऐसा करना और भी मुश्किल होगा। उनके शिक्षक ने एक बार उन्हें बताया था कि तारा छुपाने वाली घास स्वर्ग और पृथ्वी का खजाना है, लेकिन बहुत कम लोग थे जो इसके अस्तित्व के बारे में जानते थे। एज्योर क्लाउड महाद्वीप में इसे पहचानने की क्षमता रखने वाले लोगों की संख्या 5 से अधिक नहीं थी।
इसके अलावा दुनिया में एकमात्र चीज जो इस स्वर्गीय खजाने को पूरी तरह से परिष्कृत कर सकती थी वह एकमात्र स्काई पॉइजन पर्ल थी। यह वास्तव में स्वर्ग की कृपा है जो मेरी सहायता कर रही है। स्टार कंसीलिंग ग्रास के इन 2 ब्लेडों का मालिक होना एक अचूक तुरुप का पत्ता होने के बराबर है। उन्हें स्टार कंसीलिंग पिल्स में परिष्कृत करने के बाद मेरा जीवन बीमाकृत हो जाएगा, भले ही मैं लोगों को मारना या लूटना चाहूं। मैं जो चाहूं वह कर सकता हूं। जियोचे हंसा और उसने स्टार कंसीलिंग ग्रास को अपने हाथ की हथेली में जकड़ लिया और उसे स्काई पॉइजन पर्ल के भीतर अंतरस्थानिक भंडारण में भेज दिया। novelfullbook.com की यह सामग्री, यदि आप यह सामग्री पढ़ रहे हैं तो कृपया पढ़ना जारी रखने के लिए वेबसाइट novelfullbook.com पर जाएं। प्रति घंटा सबसे तेज अपडेट। उसके ऐसा करने के बाद स्काई पॉइजन पर्ल से आने वाली चमकती रोशनी पूरी तरह से बंद हो गई। खुश जियोचे के पास अब और देर रुकने का कोई कारण नहीं था और वह घर वापस जाने के लिए मुड़ गया। जैसे ही वह घूम रहा था, अचानक उसकी आंख के कोने में एक ठंडी रोशनी चमकी। जियोचे ठंडी रोशनी की दिशा में मुड़ने के लिए रुक गया। अध्याय 11 लाल बालों वाली लड़की। उसने अपने उत्तर में 50 मीटर सामान्य व्यक्ति होकर एक भले ही उसके पास अच्छी खासी ताकत हो, तब वह कोई स्पष्ट दृश्य में आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पाता। क्या था? लेकिन जियोचे ने जरा भी संकोच नहीं किया और वह सीधे सफेद छाया के उस असामान्य द्रव्यमान की ओर चला गया। जैसे जैसे वह धीरे धीरे पास आया, उसे अचानक पता चला कि यह वास्तव में एक व्यक्ति था। वहां एक बहुत ही शांत व्यक्ति लेटा हुआ था। आप कौन हैं? जब उसने देखा कि धुंधली छवि एक इंसान की थी तो जियोचे ने चलना बंद कर दिया और पूछा। सिलहूट ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और उसमें से सांस लेने की एक छोटी सी भी गति नहीं आ रही थी। क्या यह व्यक्ति बेहोश हो गया था या मर गया था? यह लड़का कौन था? यह व्यक्ति यहां क्यों गिर पड़ा? इंतजार। यदि यह व्यक्ति दिन के समय गिरा होता तो पहले ही किसी की नजर इस व्यक्ति पर पड़ चुकी होती। फिर भी ऐसा लग रहा था मानो जियोचे इस व्यक्ति को खोजने वाला पहला व्यक्ति था, जिसका मतलब था कि यह व्यक्ति अभी अभी यहां दिखाई दिया था। सबसे पहला समय पूरी तरह से रात ढलने के बाद का होगा। जियोचे ने संकोच नहीं किया और तेजी से करीब चला गया। जैसे ही वह शव उसके सामने आया, वह चांदनी की रोशनी में स्तब्ध होकर उस आकृति को देखता रहा। यह वास्तव में एक लड़की थी। लड़की 12 या 13 साल की लग रही थी और उसने अस्तव्यस्त पोशाक पहनी हुई थी। उसका बेहद प्यारा और खूबसूरत शरीर किसी भयभीत बिल्ली के बच्चे की तरह मुड़ा हुआ था। उसकी स्कर्ट के हेम के नीचे 2 पतली बर्फ जैसी सफेद टांगे दिखाई दे रही थीं, लेकिन करीब से जांचने पर वास्तव में छोटे छोटे बारीक निशान दिखाई दे रहे थे। उसने अपने पैर में एक काला जूता पहना था, जबकि दूसरा जूता कहीं नजर नहीं आ रहा था। उसका नग्न पैर एक नाजुक बर्फ के कमल की तरह था और उसके उत्कृष्ट पैर की उंगलियां जेड नक्काशी की तरह स्पष्ट और पारभासी थीं। उसके शरीर पर सबसे आकर्षक चीज उसके बाल थे। यह अप्रत्याशित रूप से एक दुष्ट राक्षस के अलौकिक चमकीले लाल रंग जैसा था। उसकी आंख के कोने में प्रकाश की ठंडी चमक वास्तव में उसके सिर का प्रतिबिंब थी। एक लड़की? कोई लड़की यहां कैसे हो सकती है? और यह कैसे संभव हो सकता है कि उसके शरीर पर इतने सारे निशान हो? उसके बालों के रंग के पीछे क्या कारण था? क्या प्रोफाउंड स्काई महाद्वीप में ऐसे लोग थे जो ऐसे लाल बालों के साथ पैदा हुए थे? जियोचे झुके और लड़की के कंधे को धीरे से हिलाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। छोटी लड़की, छोटी। आश्चर्य से चिल्लाने के बाद जियोचे की आवाज अचानक बंद हो गई। बिजली की तरह तेजी से उसने अपने हाथ लड़की के कंधों से वापस खींच लिए। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके पतले कपड़ों के कारण उसका शरीर पूरी तरह से ठंडा था, उस गर्मी के बिना जो एक जीवित व्यक्ति में होनी चाहिए। सबसे चौंकाने वाली अनुभूति तब हुई जब वह लड़की के शरीर के संपर्क में आया। उससे बेहद जहरीली आभा निकल रही थी। हाँ, यह अत्यधिक हानिकारक था, इस हद तक कि इससे वह डर गया, क्योंकि यह एक प्रकार का जहर था जिसकी विषाक्तता का स्तर अब तक का सबसे उच्चतम स्तर था, जो कि उसकी पिछली दुनिया से प्राप्त सभी जहर के ज्ञान से कहीं अधिक था। ये इतना भयानक था कि हाथ लगते ही शरीर के सारे रोंगटे खड़े हो गए। उसी समय वह पीछे हट गया। जियोचे एक बार फिर आश्चर्य से चौंक गया।
चांदनी की रोशनी में लड़की के चारों ओर की घासफूस और वनस्पति रोशनी की कमी के कारण अंधेरी नहीं थी। वह गहरा हरा नहीं था, बल्कि भयानक काला जला हुआ रंग था। यहाँ तक कि उसके आसपास की जमीन भी काली हो गई थी। ज्योचे का दिल भयानक आतंक से धड़क उठा। यदि स्काई पॉइजन पर्ल के शरीर में सर्वोद्देशीय जहर विषहरण नहीं होता, तो जैसे ही उसने लड़की के शरीर को छुआ, उसे पहले ही जहर देकर मार दिया गया होता। इस संसार में इतना भयंकर विष कैसे हो सकता है? सभी जहरों में सबसे दुर्भावनापूर्ण क्या वह स्काई पॉइजन मोती नहीं था? यहाँ तक कि उन दिनों में भी जब मैं स्काई पॉइजन पर्ल का उपयोग करता था, तब भी यह इतना भयानक विष नहीं छोड़ता था। वास्तव में यह बहुत कम था। क्या ऐसा हो सकता है कि इस दुनिया में स्काई पॉइजन पर्ल से भी ज्यादा जहरीली कोई चीज हो? इस छोटी सी बच्ची के अंदर इतना भयानक जहर कैसे आ गया? और वह इस क्षेत्र में क्यों पड़ी थी? ज्योचे के मन में कई संदेह उभरे, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं था कि यह छोटी लड़की मर चुकी थी। इस तरह के गंभीर जहर से इस छोटी लड़की का जिक्र भी न करते हुए एक मजबूत स्काई प्रोफाउंड रियलम अभ्यासी भी तुरंत मर जाएगा। ज्योचे ने एक गहरी सांस ली और थोड़ी झिझक के बाद उसने फिर से लड़की के कंधे पर अपना हाथ रखा और धीरे से उसके बेजान शरीर को पलट दिया। चांद की रोशनी में उसकी दृष्टि की रोशनी में लड़की का चेहरा उभर आया। उसे देखते ही वह सदमे में डूब गया, मानो उसने अपनी आत्मा खो दी हो, वास्तविकता में वापस लौटने में असमर्थ हो। इतनी खूबसूरत लड़की कैसे हो सकती है? ज्योचे की आत्मा ने एक बेकाबू कांपती चीख निकाली। यह लड़की इतनी सुंदर थी, विकराल सुंदरता, इतनी सुंदर कि शायद आत्माएं चुरा सकती थी। यदि वह उसे अपनी आंखों से नहीं देख रहा होता, तो उसे कभी विश्वास नहीं होता कि इतनी कम उम्र की लड़की अप्रत्याशित रूप से इतना रोमांचक आकर्षण प्रकट कर सकती है। राक्षस के समान लाल सफेद जेड का चेहरा, उसके चेहरे की प्रत्येक विशेषता चरम सीमा तक सुंदर थी और उन सभी ने एक साथ मिलकर इसे बनाया। कब का? उन सभी खरपतवारों के बीच में मजबूती से बंद थे। छोटी छोटी खरपतवार जिनमें जीवन शक्ति की पर्याप्त मात्रा थी। हस्तक्षेप के बिना कोई यह कह सकता है कि वे उपलब्ध हर अवसर का लाभ उठाकर प्रिय जीवन से जुड़े हुए हैं। उन जंगली घासपूस के बीच में और भी छोटी खाई थी। छेद बहुत छोटा था क्योंकि वहां घास की केवल 2 तिनके उगी थीं। हालांकि अगर किसी ने करीब से देखा तो यह स्पष्ट था कि वहां की घास उनके आसपास के अन्य खरपतवारों की तुलना में काफी अलग थी। रात की हल्की हवा का झोंका आया, जिससे क्षेत्र की छोटी छोटी घासें बह गईं। इस समय ज्योचे की आंखें छोटे से छेद पर मजबूती से टिकी हुई थीं और अचानक उसने घास के उन 2 ब्लेडों का विचित्र रूप देखा। वे पलक झपकते ही प्रकट हुए और फिर बिना किसी निशान के गायब हो गए। ज्योचे की आंखें चौड़ी हो गईं और वह अचानक परमानंद से भर गया। उसने तेजी से अपनी बाईं हथेली, जिसमें आकाशीय विष मोती था, को छोटे से छेद की ओर बढ़ाया। फीकी हरी रोशनी के नीचे घास की 2 पत्तियां धीरे धीरे फिर से प्रकट हुईं। तारा छुपाने वाली घास। यह वास्तव में सितारा छुपाने वाली घास है। और उनमें से 2 भी थे। ज्योचे ने उत्साहित होकर धीमी आवाज में गुर्राया और उन्हें उखाड़ने के इरादे से अपना बायां हाथ नीचे किया। स्काई पॉइजन पर्ल चमक उठा और ज्योचे के हाथ की हथेली में स्टार कंसीलिंग ग्रास के 2 ब्लेड बरामद हुए। औषधीय जड़ी बूटी जितनी उच्च गुणवत्ता वाली थी, उसकी कटाई करना उतना ही कठिन था क्योंकि कटाई के दौरान थोड़ी सी भी गलती सामग्री को नुकसान पहुंचा सकती थी और इसकी दक्षता कम कर सकती थी या इसकी प्रभावशीलता को पूरी तरह से नष्ट कर सकती थी। लेकिन स्काई पॉइजन पर्ल के साथ, चाहे जड़ी बूटी कितनी भी जटिल क्यों न हो, किसी को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। स्काई पॉइजन पर्ल अपनी आभा का उपयोग करके किसी भी प्रकार की आध्यात्मिक शक्ति के रिसाव के बिना किसी जड़ी बूटी के चारों ओर पूरी तरह से लपेटकर किसी भी संभावित हानिकारक दुष्प्रभाव के बिना एक जड़ी बूटी की कटाई कर सकता है। यह कहने के बजाय कि यह आश्चर्य था, यह कहना बेहतर होगा कि यह एक चमत्कार था। स्टार कंसीलिंग ग्रास के 2 ब्लेडों को देखकर, जो आंशिक रूप से उसके हाथ की हथेली में छिपे हुए थे, ज्योचे की बाह उत्तेजना में कांप उठी। अपने पूरे 24 साल के जीवन में उन्होंने एज्योर क्लाउड महाद्वीप पर लगभग हर जगह यात्रा की थी और केवल एक सितारा छुपाने वाली घास पाई थी।
हालांकि प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट में आने के पहले ही दिन उसे वास्तव में दो मिल गए थे, और यह उसके अपने परिवार के पीछे के पहाड़ों में था। कोई यह कह सकता है कि स्टार कंसीलिंग ग्रास और सामान्य खरपतवार के बीच अंतर की तुलना करने पर कोई अंतर नहीं था, क्योंकि कोशिश करने पर भी दोनों के बीच अंतर करना लगभग असंभव था। साथ ही इसमें एक बहुत ही असामान्य क्षमता थी। यह अदृश्य हो सकती थी। एक तरह से इसका मतलब यह था कि अगर कोई उसे ढूंढना चाहे तो ऐसा करना और भी मुश्किल होगा। उनके शिक्षक ने एक बार उन्हें बताया था कि तारा छुपाने वाली घास स्वर्ग और पृथ्वी का खजाना है, लेकिन बहुत कम लोग थे जो इसके अस्तित्व के बारे में जानते थे। एज्योर क्लाउड महाद्वीप में इसे पहचानने की क्षमता रखने वाले लोगों की संख्या 5 से अधिक नहीं थी। इसके अलावा दुनिया में एकमात्र चीज जो इस स्वर्गीय खजाने को पूरी तरह से परिष्कृत कर सकती थी वह एकमात्र स्काई पॉइजन पर्ल थी। यह वास्तव में स्वर्ग की कृपा है जो मेरी सहायता कर रही है। स्टार कंसीलिंग ग्रास के इन दो ब्लेडों का मालिक होना एक अचूक तुरुप का पत्ता होने के बराबर है। उन्हें स्टार कंसीलिंग पिल्स में परिष्कृत करने के बाद मेरा जीवन बीमाकृत हो जाएगा, भले ही मैं लोगों को मारना या लूटना चाहूं। मैं जो चाहूं वह कर सकता हूं। जियोचे हंसा और उसने स्टार कंसीलिंग ग्रास को अपने हाथ की हथेली में जकड़ लिया और उसे स्काई पॉइजन पर्ल के भीतर अंतरस्थानिक भंडारण में भेज दिया। novelfullbook.com की यह सामग्री, यदि आप यह सामग्री पढ़ रहे हैं तो कृपया पढ़ना जारी रखने के लिए वेबसाइट novelfullbook.com पर जाएं। प्रति घंटा सबसे तेज अपडेट। उसके ऐसा करने के बाद स्काई पॉइजन पर्ल से आने वाली चमकती रोशनी पूरी तरह से बंद हो गई। खुश जियोचे के पास अब और देर रुकने का कोई कारण नहीं था और वह घर वापस जाने के लिए मुड़ गया। जैसे ही वह घूम रहा था, अचानक उसकी आंख के कोने में एक ठंडी रोशनी चमकी। जियोचे ठंडी रोशनी की दिशा में मुड़ने के लिए रुक गया। बहुत कम मंद चांदनी में उसने अपने उत्तर में 50 मीटर से भी कम दूरी पर एक अस्पष्ट धुंधला द्रव्यमान देखा। वह एक अस्पष्ट सफेद छाया थी। यह क्या था? वह अविश्वसनीय रूप से परिपूर्ण है। जियोचे को इस लड़की की उत्कृष्ट उपस्थिति का वर्णन करने के लिए कोई शब्द नहीं मिले। जाहिर तौर पर वह उसे करीब से देख रहा था, लेकिन अपने दिल में उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह एक भ्रम था जो जीवंत हो गया, क्योंकि अपने अवचेतन मन में उसने यह कल्पना करने की हिम्मत नहीं की थी कि इस दुनिया में कोई ऐसा भी है जिसके पास इतना उत्तम चेहरा। जिया क्विंग्यू फ्लोटिंग क्लाउड सिटी में नंबर 1 सुंदरी थी, और यहाँ तक कि ब्लू विंड एम्पायर में भी शायद कोई भी ऐसा नहीं था जो उसकी तुलना कर सके। हालांकि जब जियोचे ने इस लड़की का चेहरा देखा तो वह दंग रह गया, जैसे उसकी आत्मा पर जोरदार प्रहार किया गया हो। उसने कभी नहीं सोचा होगा कि केवल एक व्यक्ति का चेहरा ही उसकी आत्मा की गहराई तक इतना गहरा प्रभाव डालेगा। वह इस समय केवल 12-13 साल की लग रही थी। अगर वह जिया किंग्युए की उम्र तक बड़ी हो गई तो यह बिल्कुल अकल्पनीय होगा। शायद तब वह केवल एक मुस्कुराहट से अराजकता पैदा कर सकती थी। लेकिन इतनी खूबसूरत लड़की को एक ऐसे जहर से मार दिया गया जिसे जियोचे जैसे जहर विशेषज्ञ ने पहले कभी नहीं देखा था, और वह जियो कबीले की भूमि पर मर गई थी। जियोचे यह पता नहीं लगा सका कि यह कौन सा जहर था और यह यहाँ क्यों था। उसे केवल यह महसूस हुआ कि यह कितना दुर्भाग्य था। यह दुर्भाग्यपूर्ण था कि इस खूबसूरत लड़की को इतनी बेरहमी से नष्ट कर दिया गया। वास्तव में किस तरह के लोग इतने क्रूर होंगे कि इतनी खूबसूरत लड़की को मारने का दिल करेंगे। जियोचे ने अपने चारों ओर दूषित काली वनस्पति और भूमि को देखा। वह एक पल के लिए झिझका, लेकिन फिर भी उसने अपना बायां हाथ बढ़ाकर लड़की की ठंडी छाती पर अपनी हथेली दबा दी। इसके बाद स्काई पॉइजन पर्ल ने तुरंत उसके शरीर में मौजूद जहर को डिटॉक्सिफाई करना शुरू कर दिया। यह जियो कबीले का पिछला पर्वत था। उसके शरीर में जहर की ताकत को देखते हुए अगर यह फैलता रहा तो पूरा पहाड़ एक मृत पहाड़ बन सकता है। हालांकि स्काई पॉइजन पर्ल की शक्ति लगभग खत्म हो गई थी, फिर भी इसमें जहर को विषहरण करने की क्षमता थी। उसकी हथेली में आकाश विष मोती चमकता रहा, जिससे लड़की के शरीर में जहर शुद्ध हो गया। इसके तुरंत बाद जियोचे को लड़की की छाती में हल्का सा उतार चढ़ाव महसूस हुआ और उसने देखा कि लड़की धीरे धीरे अपनी आंखें खोल रही है। एक एक करके
उसके पास असाधारण रूप से बहुत काली राक्षसी जैसी दिखने वाली आंखों की एक जोड़ी थी जो पलक झपकते ही रहस्यमय ढंग से चमकने लगती थी। जैसे ही जियोचे की नजरें उससे मिलीं, उसे गहरी खाई में गिरने जैसी भयावहता महसूस हुई, जिससे उसका दिल डर गया। यह लड़की जो बेहद जहरीली थी, सांस नहीं लेती थी और जिसका शरीर जानलेवा ठंडा था। उसने अब अपनी आंखें खोली थीं। लड़की ने अपना दाहिना हाथ धीरे से बढ़ाया और जियोचे की बाईं कलाई को मजबूती से पकड़ लिया जब वह अभी भी सदमे में था। उसने अपने होंठ हिलाए और आवाज निकाली। आवाज ने साफ कहा, आसमान, विश्व, मोती। जियोचे ऐसे कांप रहा था मानो भूकंप आ गया हो। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। स्काई पॉइजन पर्ल उसके द्वारा एज्योर क्लाउड कॉन्टिनेंट से यहां लाई गई एक वस्तु थी। यह प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट में मौजूद नहीं थी। लेकिन इस लड़की ने सिर्फ स्काई पॉइजन पर्ल नाम बताया था। क्या उसने गलत सुना, या यह महज एक संयोग था? छोटी लड़की, तुम आ। जियोचे की तेज कराहती दर्द की आवाज के बाद लड़की ने अपने होंठ खोले और उसकी बाईं उंगली पर जोर से काटा। फिर जियोचे की मध्यमा और तर्जनी से खून बहने लगा। सारा खून लड़की के मुंह में बहने लगा, जमीन पर एक बूंद भी गिरे बिना। चिंतित होकर जियोचे ने अपना हाथ पीछे खींचने की कोशिश की। हालांकि लड़की का छोटा बर्फीला हाथ नाजुक लग रहा था। उसकी पकड़ लोहे की तरह मजबूत थी क्योंकि उसने उसके हाथ को कसकर पकड़ते हुए उसे काट लिया था। जियोचे ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, लेकिन वह अपना हाथ हटाने में असमर्थ था। उसकी आंखें धीरे धीरे चौड़ी हो गईं क्योंकि उसे लगा जैसे उसके शरीर का सारा खून एक अप्रतिरोध्य शक्ति से उसके बाएं हाथ की ओर बह रहा है और फिर लड़की के मुंह में चूसा जा रहा है। वह मेरा खून चूस रही है। लड़की ने अपनी भयावह काली आंखें बंद कर लीं और उसकी उंगली को लालच से चूस लिया, जैसे कोई शिशु दूध पी रहा हो। कौन थी ये लड़की? इस लड़की को स्पष्ट रूप से घातक स्तर तक जहर दिया गया था, फिर भी उसने उसे अपनी पकड़ से मुक्त होने में असमर्थ छोड़ दिया। कई बार खुद को छुड़ाने की सख्त कोशिश करने के बाद आखिरकार उसने हार मान ली क्योंकि वह असहाय होकर उसे अपना खून चूसते हुए देख रहा था। जियोचे पहले से ही कमजोर शरीर के साथ पैदा हुआ था, लेकिन इतनी बड़ी मात्रा में खून बहने के बाद उसके सिर में चक्कर आने लगा। जैसे ही वह सोच रहा था कि क्या यह अज्ञात लड़की उसका खून चूस लेगी, उसके बाएं हाथ की उंगली का दर्द अचानक गायब हो गया और जिस हाथ ने उसकी कलाई को कसकर पकड़ रखा था वह धीरे धीरे ढीला हो गया। जियोचे पीछे हट गया और गहरे भाव वाली आदर्श लड़की की ओर देखने लगा जो बस उसका खून चूस रही थी। लेकिन थोड़ी देर के बाद लड़की ने कुछ नहीं किया, ठीक उसी तरह जैसे जब जियोचे ने पहली बार उसे देखा था। वह बस अपनी आंखें बंद करके लेटी हुई थी और सांस नहीं ले रही थी। जियोचे कुछ कदम पीछे चला गया और उसके चेहरे पर गहरे भाव के साथ एकदम सही लड़की को देखा। अभी लड़की स्पष्ट रूप से उसका खून चूस रही थी, लेकिन थोड़ी देर के बाद लड़की बिल्कुल भी नहीं हिली, बिल्कुल उसी समय की तरह लग रही थी जब जियोचे पहली बार उससे मिला था। वह बस चुपचाप अपनी आंखें बिछाए लेटी हुई थी। अध्याय 12, यदि तुम मेरी छोटी चाची नहीं होती। जियोचे ने स्काई पॉइजन पर्ल से अपनी चेतना वापस ले ली और लड़की के कपड़े जमीन से उठा लिए। उसने कपड़ों को स्काई पॉइजन पर्ल में वापस भेजने से पहले उन पर मौजूद जहर को शुद्ध किया, फिर राहत की एक छोटी सी सांस लेने से पहले लड़की के शरीर को तुरंत उनसे ढक दिया। यह लड़की वास्तव में किस प्रकार की व्यक्ति थी? वह यहाँ क्यों प्रकट हुई? उसने उसका खून क्यों चूसा? उसे स्काई पॉइजन पर्ल के बारे में कैसे पता चला? और वह स्काई पॉइजन पर्ल में कैसे दाखिल हुई? जियोचे इनमें से किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं सोच सका। वह काफी देर तक चुपचाप इस लड़की को देखता रहा और फिर हाथ बढ़ाकर उसके ऊपरी होंठ को हल्के से छुआ। उसकी उंगलियों पर तुरंत हल्की सी गर्माहट महसूस हुई जो पहले की बर्फीली ठंडक के विपरीत थी। उसकी उंगलियों पर समान रूप से प्रहार करते हुए एक कमजोर सांस भी महसूस की जा सकती थी। ये सभी जीवन के लक्षण थे। छोटी बहन, जियोचे ने अपने शरीर को हिलाते हुए बुलाया। कोई भी समय हो, एक महिला की उपस्थिति उसकी सबसे मजबूत सौदेबाजी की विशेषता और सबसे शक्तिशाली हथियार थी।
यदि यह लड़की किसी परी की तरह सुंदर नहीं होती बल्कि इतनी भयानक रूप से बदसूरत होती कि कोई भी 3 दिनों तक उसकी एक नज़र देखकर उल्टी कर देता तो जियोचे बिना किसी हिचकिचाहट के उसे स्काई पॉइजन पर्ल से बाहर निकाल देता। लेकिन यह लड़की न केवल पूरी तरह से रहस्य में डूबी हुई थी बल्कि उसने तभी उसकी उंगली भी काट ली थी और जबरदस्ती उसका खून भी चूस लिया था, जिससे उसके शरीर से ठंडा पसीना निकलने लगा था। वह स्काई पॉइजन पर्ल के भीतर भी अजीब तरह से दिखाई दी। हालांकि जब जियोचे ने उसकी ओर देखा तो खतरे की पिछली भावना के बजाय उसे दया की निर्विवाद भावना महसूस हुई। ऐसा इसलिए था क्योंकि यह लड़की इतनी खूबसूरत थी, इतनी सुंदर कि किसी के लिए भी उसे खतरे शब्द से जोड़ना असंभव था। novelfullbook.com की यह सामग्री, यदि आप यह सामग्री पढ़ रहे हैं तो कृपया पढ़ना जारी रखने के लिए वेबसाइट novelfullbook.com पर जाएं। प्रति घंटा सबसे तेज अपडेट। मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति के बजाय यह कहना अधिक उपयुक्त होगा कि यह अनगिनत मनुष्यों की प्रकृति का सबसे बड़ा आधार होगा। जियोचे बहुत देर तक चिल्लाता रहा, लेकिन लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। वह कुछ कदम पीछे हट गया और फिर चुपचाप उसकी ओर देखता रहा। यह लड़की निश्चित रूप से सामान्य नहीं थी, जियोचे ने मन में सोचा। उसके शरीर पर जो निशान थे और उसके फटे कपड़ों से यह देखना आसान था कि उसके शरीर पर जहर गलती से नहीं गिरा था बल्कि किसी और ने जबरदस्ती लगाया था। इस युवा लड़की के लिए सबसे साधारण जहर उसे मारने के लिए पर्याप्त होता, लेकिन उसके दुश्मन ने इसके बजाय इतने मजबूत जहर का इस्तेमाल किया कि इससे वह भी घबरा गया। इस प्रकार के विष का प्रयोग करने में सक्षम व्यक्ति निश्चय ही बहुत भयावह व्यक्ति था। इससे भी अधिक भयावह बात यह थी कि उसका पूरा शरीर इस झर में डूबा होने के बावजूद वह अभी तक नहीं मरी थी। फिर उसे उसके साथ क्या करना चाहिए? क्या उसे स्काई पॉइजन पर्ल के अंदर चुपचाप सोने देना चाहिए? लड़की को अंदर छोड़कर चुपचाप स्काई पॉइजन पर्ल से बाहर निकलने से पहले जियोचे ने बहुत देर तक सोचा। हालांकि इस लड़की ने तभी उसका खून चूस लिया था, यह एक अचेतन व्यवहार लग रहा था। एक लड़की इतनी खूबसूरत है, वह बुरी कैसे हो सकती है? अगर उसने एक कदम पीछे हटकर इस बारे में सोचा तो इतनी कम उम्र में वह खतरा कैसे बन सकती है? उसे यह भी पता नहीं था कि वह कब उठेगी। अपनी पूरी क्षमता से जमीन पर जहर को शुद्ध करने के बाद जियोचे ने जाना शुरू कर दिया। रात के सन्नाटे में वह केवल अपने ही कदमों की आवाज सुन सकता था। जब वह जियो कबीले की पिछली दीवार से केवल 100 कदम की दूरी पर था, उसने अचानक एक छाया को सीधे उसकी ओर आते देखा। जैसे ही उसने आगे देखा, उसके कदम अचानक रुक गए। इतनी देर से यहां से कौन निकल रहा था? उसके सामने की परछाई ने भी उसे पहचान लिया और रुककर सतर्कता से पूछा, यह कौन है? इस आवाज ने जियोचे को तुरंत घूरने पर मजबूर कर दिया और अनजाने में कहा, छोटी चाची। छाया ने धीरे से हांफते हुए कहा, फिर तेजी से भाग गई। करीब आकर चांदनी ने एक सुंदर लेकिन आकर्षक रूप से सुंदर गाल दिखाया। यह बिल्कुल जियो लिंसी था। जियोचे को स्पष्ट रूप से देखने पर उसने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। जियोचे, तुम यहां क्यों हो? मैं? जियोचे ने अपना सिर खुजलाया। मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं घूरने के लिए बाहर आ गया। स्टारगेज, आज रात आपकी शादी की रात है, आप अपने जियाक विंग्यू के साथ नहीं हैं। अपनी शादी को संपन्न कर रहे हैं, बल्कि इसके बजाय यहां तारे देखने के लिए आए हैं। जियो लिंशी ने जियोचे की बाह पकड़ ली, उसके चेहरे पर गुस्सा था। क्या आप नहीं जानते कि यह यहां खतरनाक है? समय समय पर गहरे जानवर बाहर आएंगे और जब इतना अंधेरा होगा तो कभी कभी डाकू यहां आएंगे। यदि आप लापरवाही से उनसे टकरा जाए तो क्या होगा? मैंने तुमसे कई बार कहा है, अगर मैं या तुम्हारे दादाजी तुम्हारे साथ नहीं हैं, तो तुम यहां से बिल्कुल भी बाहर नहीं आ सकते, भले ही वह दिन के दौरान ही क्यों न हो। असल में तुमने मेरी बातें नहीं सुनी। जैसे ही वह बात कर रही थी, जियो लिंशी ने भी सजा के तौर पर गुस्से में जियोचे की बाह पर चुटकी काट ली। दर्द होता है, दर्द होता है। जियोचे जल्दी से चिल्लाया और फिर माफी मांगते हुए कहा, छोटी चाची, मुझे पता है कि मैं गलत हूं। अगली बार मैं निश्चित रूप से हिम्मत नहीं करूंगा।
आप चाहते हैं कि अगली बार वहां हो। जियो लिंगसी ने अपनी खूबसूरत आंखों से उसकी ओर देखा। अगली बार निश्चित रूप से ऐसा नहीं होगा। अगर मैं भविष्य में पीछे के पहाड़ों पर आना चाहता हूं, तो मैं निश्चित रूप से छोटी चाची को अपने साथ आने के लिए बुलाऊंगा। जियोचे ने गंभीरता से प्रतिज्ञा की। जैसा कि कहा गया है, यदि यह उसकी अतिरिक्त जीवन की यादों के लिए नहीं होता, तो वह निश्चित रूप से रात में अकेले इस जगह पर आने की हिम्मत नहीं करता। यह इसके जैसा ही है। अगली बार ऐसा होने की अनुमति नहीं है। फिर, छोटी चाची आप यहां क्यों आईं? पहले ही इतनी देर हो चुकी है। जियोचे ने भ्रमित होकर पूछा। मैं। जियो लिंगसी की आवाज धीमी हो गई, उसकी आंखें थोड़ी खोखली लग रही थीं। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मैं आज रात सो नहीं सका। फिर मैंने देखा कि आज रात तारे सचमुच चमकीले थे, इसलिए मैं देखने के लिए पीछे के पहाड़ों पर आना चाहता था। जियाओचे ने आकाश की ओर देखा, फिर मुस्कुराते हुए कहा, अतीत में छोटी चाची और मैं अक्सर शाम की हवा का आनंद लेने और सितारों को देखने के लिए रात में यहाँ से निकल जाते थे। और अक्सर पकड़े जाते थे और डांट पड़ती थी दादाजी द्वारा। हम्मा जियो लिंगशी ने जवाब दिया, फिर धीरे से कहा, मैंने भी इसके बारे में सोचा था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं देखूंगा कि अकेले बाहर आकर तारों को निहारना कैसा लगता है। क्योंकि भविष्य में मैं शायद छोटे चे के साथ तारों को निहारने में सक्षम नहीं हो पाऊंगा। आह! क्यों? मूर्ख! क्योंकि छोटी चे की शादी हो चुकी है। भविष्य में शाम की हवा और तारों का आनंद लेने के लिए बाहर आने के बजाय आपको रात में बिस्तर पर अपनी पत्नी किंग्यू के साथ जाना चाहिए। जियो लिंगशी ने ठंडी नजर से उसकी ओर देखा और फिर किसी कारण से चिल्लाया, यह सच नहीं है। जब तक छोटी चाची की इच्छा है, चाहे जब भी, मैं स्वेच्छा से छोटी चाची के साथ यहाँ तारे देखने आऊंगा। देखो, क्या मैं अभी आपके साथ ऐसा नहीं कर रहा हूँ? जियोचे ने मुस्कुराते हुए कहा, आप अभी भी ऐसा कह रहे हैं। अपनी शादी की रात के दौरान पीछे के पहाड़ों में छिपकर जाना। आह! आपको जिया किंग्युए ने यहाँ से बाहर जाने के लिए मजबूर तो नहीं किया था, क्या आप थे? यह सोचने पर जियो लिंगसी का चेहरा गुस्से से भर गया और उसने अपने पैर पटक दिए। हम्फ! यह बहुत ज्यादा है, मैं उसे ढूंढने जा रहा हूँ। आपको उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। जियोचे ने जियो लिंगसी का हाथ पकड़ लिया। मुझे उसके द्वारा यहाँ से बाहर जाने के लिए मजबूर नहीं किया गया था। मैं खुद ही बाहर आ गया। शायद मैंने लापरवाही से भविष्यवाणी की थी कि मैं यहाँ छोटी चाची से मिलूंगा। चलो उस जगह चलते हैं। आह! जियो लिंगसी का हाथ पकड़कर जियोचे शाम की ठंडी हवा के माध्यम से उस परिचित जगह की ओर दौड़ा। यह नरम और कोमल घास से ढकी एक छोटी सी पहाड़ी थी। जियोचे और जियो लिंगसी एक दूसरे के कंधे से कंधा मिलाकर झुके हुए थे, कभी कभार शाम की हवा में स्नान कर रहे थे। उनके दिलों को शांति मिल रही थी। मैंने सोचा था कि छोटी चे की शादी के बाद मैं तुम्हारा एक बड़ा हिस्सा खो दूंगा। जिया किंग्युए बहुत सुंदर है, हर मामले में मुझसे बेहतर है। मुझे डर था कि एक बार जब वह आपके पास आ गई, तो आप हमेशा उसके साथ ही रहेंगे, जिससे मेरे पास आपके साथ कम से कम समय बचेगा। रात के आकाश को देखते हुए जियो लिंगशी की आंखों में एक लहरदार रोशनी उमड़ पड़ी जो सितारों से भी अधिक चमकीली थी। छोटी चाची को सचमुच मेरी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। जियोचे ने कड़वाहट से उत्तर दिया, मैंने आज सुबह स्पष्ट रूप से कहा कि मेरे दिल में जिया क्विंग्यू की तुलना छोटी चाची से नहीं की जा सकती। छोटी चाची ने मुझे मजबूर किया। रुको नहीं, मुझसे वादा किया था। मुझे दृढ़ता से याद है और मैं निश्चित रूप से स्वेच्छा से इसका अनुपालन करूंगा। जिया क्विंग्यू से शादी करने के बाद मैं छोटी चाची के बारे में सिर्फ इसलिए नहीं भूलूंगा क्योंकि मेरी एक पत्नी है। मैं छोटी चाची के साथ पहले की तरह ही उतना ही समय बिताऊंगा, छोटी चाची की आवाजें सुनूंगा और बुलाते ही पहले की तरह ही पहुंच जाऊंगा। और अंत में, हालांकि जिया क्विंग्यू अब मेरी पत्नी है, मेरे दिल में वह निश्चित रूप से छोटी चाची से अधिक नहीं होगी। मैं गारंटी देता हूं कि मुझे हर शब्द सही से याद है। जियो लिंगसी के चेहरे पर हैरानी भरी अभिव्यक्ति थी और उसकी आंखें धुंधली थीं। मुझे पता है कि यह थोड़ा ज्यादा था। मैं बस
बस खेल रहा था। तुमने सचमुच इसे सदैव अपने हृदय में रखा है? बिल्कुल, जियोचे ने बिना किसी हिचकिचाहट के सिर हिलाया। क्योंकि छोटी चाची और दादाजी मेरे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण लोग हैं। अन्य लोग तुलना नहीं कर सकते। छोटी चाची, मैं आपसे वादा करता हूँ, भले ही मैं अब शादीशुदा हूँ, आप मुझे कभी नहीं खोएंगी, जैसे मैं आशा करता हूँ कि मैं आपको कभी नहीं खोऊंगा। कहे। जियो लिंशी खुशी से मुस्कुराई, उसके हाथ जियोचे की बाह को छू रहे थे। उसने अपना सिर उसके कंधे पर रख दिया। जैसा कि अपेक्षित था, मेरा छोटा चे सबसे अच्छा व्यवहार करने वाला, सबसे आज्ञाकारी है। आकाश में एक काला बादल तैर रहा था, जिसने अस्थायी रूप से पूर्णिमा को अवरुद्ध कर दिया, जिससे आसपास की रोशनी तुरंत कम हो गई। अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ, तो काफी समय हो गया है। नहीं, ऐसा लगता है जैसे हमें यहाँ एक साथ तारे देखने के लिए आए कई महीने हो गए हैं। जब हम छोटे थे, चाहे सर्दी हो या गर्मी, हम अक्सर यहाँ से निकल जाया करते थे। मुझे याद है सर्दियों की एक रात, इसी स्थान पर, बेशक आकाश कई तारों से भरा हुआ था। हम काफी देर तक देखते रहे, फिर गलती से एक दूसरे के सामने सो गए। पता, दो छोटे हिममानव बने। बाद में 2 दिन तक चूल्हे के पास रहने और ढेर सारी कड़वी दवा पीने के बाद ही हम ठीक हुए। पिताजी वास्तव में क्रोधित थे, लेकिन मुझे पीटने में अनिच्छुक थे। तुम्हें तो छोड़ ही दीजिए। इसलिए जब हम बेहतर हो गए, तो उसने सजा के तौर पर हमसे बर्फ का एक बड़ा टुकड़ा खोदने को कहा। जियोचे ने मुस्कुराते हुए जारी रखा, और फिर हमने बर्फ में खेलना शुरू करने से पहले केवल थोड़ा फावड़ा चलाया। हमने एक बड़ा स्नोमैन भी बनाया जो वास्तव में दादाजी जैसा दिखता था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे हंसना चाहिए या रोना चाहिए। एक बार जब वह हंसने लगा, तो वह हमारी सजा के बारे में पूरी तरह से भूल गया। आह, पापा हमेशा से ऐसे ही थे। वह आम तौर पर बहुत खूंखार दिखता है, लेकिन वह हमें एक बार भी पीटने के लिए तैयार नहीं हो पाता और हमें डराने के लिए केवल दिखावा करता है। चाहे कुछ भी हो, जब तक हम थोड़ा सा भी गुस्सा दिखाते, वह आज्ञाकारी रूप से हमारी बात सुनता। जियो लिंसी का चेहरा गर्मजोशी भरी हंसी से भरा था। एक समय ऐसा नहीं था, जियोचे की मुस्कान धुंधली हो गई। मेरे 12वें जन्मदिन पर, जब तुम 11 साल के थे, दादाजी ने तुम्हारे लिए एक छोटा सा आंगन बनवा दिया था और तुम्हें भविष्य में मेरे साथ सोने से मना कर दिया था। मुझे याद है तुम रोज दादाजी से मिन्नतें करती थी, रोती थी, चिल्लाती थी और गुस्से में खाना भी बंद कर देती थी। लेकिन दादाजी बेहद जिद्दी थे। चाहे कुछ भी हो जाए, वह तुम्हें मेरे साथ एक ही बिस्तर पर सोने नहीं देगा। जैसे जैसे समय बीतता गया, तुम केवल उसके आदेश का पालन कर सकती थी। वह ऐसा इसलिए था क्योंकि मैं वास्तव में छोटा था, और बहुत सी चीजें थीं जो मुझे समझ में नहीं आती थीं। जियो लिंगशी ने जियोचे के कंधे पर हल्के से चुटकी ली। कुछ लड़कियों की बातें जो मैंने बड़े होने के बाद ही सीखी। हम क्या चीजें? जियोचे ने अपनी आंखें व्यापक रूप से खोलीं, उसका चेहरा संदेह से भरा था। वो कि बड़े होने के बाद लड़के लड़कियां एक साथ नहीं सो सकते। मैं विश्वास नहीं कर सकता कि आप नहीं जानते थे पहले क्या हुआ था। इसके बारे में सोचते हुए जियो लिंगशी ने एक और वाक्य जोड़ा, इसके अलावा जब वे छोटे थे तब की तरह वे बेतरतीब ढंग से चुंबन नहीं कर सकते। आह, तो यह ऐसा ही है। जियोचे ने चमकदार और खूबसूरत तारों की रोशनी में जेड रंग से रंगे जियो लिंगशी के प्यारे गाल पर नजर डाली। वह चुपचाप करीब झुक गया। लेकिन मैं हमेशा तुम्हें चूमना चाहता हूँ, मुझे क्या करना चाहिए? तो फिर मुझसे शादी कर लो, जियो लिंगशी ने गर्वित चेहरे के साथ उत्तर दिया। उसके गुलाबी गाल थोड़े ऊपर उठे हुए थे। अगर तुम मेरी छोटी चाची नहीं होती, तो मैं निश्चित रूप से तुमसे शादी करता, जियोचे ने बिना सोचे कहा। इतना कहने के बाद जियोचे ने तुरंत आगे की ओर घूरकर देखा। जियो लिंगशी की अभिव्यक्ति भी स्तब्ध हो गई क्योंकि वह चुपचाप उसे घूर रही थी, मानो वे दोनों मूक हो गए हों। अध्याय 13 खतरनाक धुंध। उम्म, छोटी चाची, आप मुझे ऐसे अजीब भाव से क्यों देख रही हैं? अचानक यह महसूस हुआ कि माहौल थोड़ा अजीब हो गया है। जियोचे ने सावधानी से पूछने से पहले थोड़ी देर के लिए अपनी सांस रोक ली। तभी जियो लिंगशी की खूबसूरत आंखें, जो काफी देर तक चकित नजर आ रही थीं,
थोड़ी कांपने लगी। उसने झट से अपनी नजरें हटा लीं और अपना सिर नीचे कर लिया। धीरे से बोली, क्या तुम्हें डर नहीं है कि तुम्हारी पत्नी किंग्यू उन शब्दों को सुन लेगी जो तुमने अभी कहे थे? ज्योचे ने चारों ओर देखने का नाटक किया और फिर मासूमियत से कहा, ऐसा नहीं लगता कि हमारे आसपास कोई है, तो आप किस बात से डरते हैं? लेकिन अगर उसने मेरी बात सुनी भी तो भी मुझे डरने की कोई बात नहीं है। तुम नहीं जानते थे कि वह वास्तव में मुझसे विवाह नहीं करना चाहती और मैं भी वास्तव में उससे विवाह नहीं करना चाहता। हालांकि अगर यह छोटी चाची होती तो मैं... बात मत करो, बात करते मत रहो। ज्यो लिंगशी ने अपना हाथ बढ़ाया और जबरदस्ती उन्हें अपने होठों पर दबा लिया और उसके अगले शब्दों पर मजबूती से मुहर लगा दी। काफी देर बाद उसने उसे छोड़ा और एक बार फिर जियोचे के कंधे पर अपना शरीर टिकाते हुए शांति से कहा, छोटी चे, भले ही मैं तुमसे 1 साल छोटी हूँ, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि मैं वास्तव में तुम्हारी छोटी चाची हूँ। कुछ शब्द हैं जो आप दूसरी लड़कियों से कह सकते हैं, जो आप मुझसे नहीं कह सकते। इस जीवन में आप उन्हें नहीं कह सकते। मैं जानता हूं कि तुम्हारे दिल में तुम सच में ऐसा ही सोचती हो, लेकिन यह काफी है। आखिरी 2 वाक्यों में ज्यो लिंगसी की आवाज बहुत बहुत शांत हो गई थी। उसके बुदबुदाने में कड़वाहट और उदासी का भाव था जो सुनने वाले का भी दिल तोड़ देता। ज्योचे का दिल भी जोर से हिल गया। उसने और कुछ नहीं कहा, अपनी आंखें बंद कर लीं और शांति से अपने बगल वाली लड़की की सांसें और दिल की धड़कन सुनता रहा। जब मैं छोटा था, मैं पतला, काला और छोटा था। हर कोई मुझे बदसूरत बत्तख का बच्चा कहता था और हमेशा मेरा मजाक उड़ाता था, मुझे धमकाता था। ज्यो लिंगसी उससे लिपट गई। उसके मुंह से एक स्वप्निल आवाज निकली, केवल तुम ही मेरे साथ खेलोगे। जब कोई मुझे तंग करता था तो छोटा चे हमेशा उनसे लड़ने के लिए दौड़ पड़ता था और उन्हें भगा देता था। तुम हमेशा चोटों और चोटों से भरे रहते थे। उस समय तुम्हें जो चोटें लगीं, वे सब मेरी वजह से थीं। मुझे इसकी आदत हो गई और मैंने छोटे चे की सुरक्षा की भावना का आनंद भी उठाया। मुझे विश्वास था कि आप हमेशा इसी तरह मेरी रक्षा कर सकेंगे। ज्यो लिंगशी के शब्दों ने ज्योचे को युवा ज्यो लिंगशी की याद दिला दी। उस समय वह वास्तव में पतली, काली और छोटी थी, जैसा कि उसने अभी बताया था, हर मायने में एक बदसूरत बत्तख का बच्चा। लेकिन क्योंकि वह उसकी छोटी चाची थी, एक आदमी के रूप में, और इसलिए भी कि वह उससे 1 वर्ष बड़ा था, वह हमेशा, जैसे कि यह उसका मिशन था, अपनी पूरी ताकत से उसकी रक्षा करेगा। ऐसा कौन सोच सकता था युवा महिला उस छोटी लड़की से बहुत अलग हो जाएगी जो वह एक समय थी। एक समय बदसूरत बत्तख का बच्चा आज की सुंदरता में बदल गया था। कौन जानता है कि जियो कबीले के कितने युवा उसके लिए तरसते हुए मुंह में पानी ला देंगे। टीएल मुहावरा, यह लड़की बचपन और उसके वयस्क होने के बीच 18 बार बदल गई। बाद में छोटे चे को पता चला कि उसकी गहरी नसें विकृत हो गई थीं। मैंने तुरंत ही अपनी गहरी ताकत को विकसित करना शुरू कर दिया, क्योंकि छोटे चे की रक्षा करने की बारी मेरी थी। उस समय मैंने सोचा कि चाहे छोटा चे मेरी रक्षा कर रहा हो या मैं छोटे चे की रक्षा कर रहा हूं, यह सब एक ही बात है। किसी भी तरह से हम एक साथ रह सकते थे। जब तक मैं धीरे धीरे बड़ा नहीं हुआ तब तक मुझे यह समझ नहीं आया। उस छोटे चे को एक पत्नी मिल जाएगी और मुझे भी शादी करनी होगी। उस समय तक हम बिल्कुल भी वैसे नहीं हो सकते थे जैसे हम पहले थे। इसके अलावा दुनिया की सभी लड़कियों में से केवल एक छोटी चे जिसकी शादी नहीं हो सकी थी, वह थी मैं। दुनिया के सभी लड़कों में से केवल एक ही जिससे मैं शादी नहीं कर सका, वह थी नन्ही चे, ज्यो चे। इतने लंबे समय के बाद मुझे लगा कि मैंने पहले ही इसे पूरी तरह से स्वीकार कर लिया है। आज छोटे चे की शादी है। मुझे सच में खुश होना चाहिए था, लेकिन सुबह से शाम तक ऐसा लगता था जैसे मेरे दिल में कुछ भर दिया गया हो। यह एक अवर्णनीय पीड़ा थी। जब मैं सोना चाहता था तो मैं सो नहीं पाता था, चाहे कुछ भी करूं। और छोटे चे, जब तुमने मुझसे ऐसे शब्द कहे, मैं कुछ हद तक खुश था, फिर भी वास्तव में दुखी भी था। क्या क्या मेरे साथ ऐसा हुआ है? ज्योचे का पेट जोर से झुक गया। हालांकि इस समय उसने अभी भी कुछ नहीं बोला था,
उसे यह भी नहीं पता था कि उसे क्या कहना चाहिए। उनके और जियो लिंगसी के बीच खतरनाक रूप से धुंधली भावना बहुत पहले पैदा हुई थी। जब उन्हें इस प्रकार की खतरनाक निषिद्ध भावनाओं के बारे में पता चला, तब भी वे रात दिन एक साथ रहे, लेकिन कभी भी इस बारे में थोड़ी सी भी ईमानदार बातचीत नहीं की, बल्कि अपने दिलों में उन्होंने इसका दोष पारिवारिक स्नेह को दिया। एज्योर क्लाउड कॉन्टिनेंट की जीवन भर की यादों से रहित उनका व्यक्तित्व कायर और आत्महीन था। यहाँ तक कि मृत्यु तक वह केवल उन शब्दों से बचने की कोशिश करेगा जिन्हें जोर से कहना उसके लिए असंभव था, जब तक कि इस प्रकार की भावनाएं पूरी तरह से दब न जाएं। जियो लिंगसी ने आज से पहले एक बार भी अपनी भावनाओं को प्रकट नहीं किया था, लेकिन आज का जियोचे कल वाला जियोचे नहीं था और उसने धरती को हिला देने वाले शब्द कहे थे। जवाब में रात की गहराई में इस अलग थलग पीछे की पहाड़ी की चोटी पर अनिर्णायक जियो लिंगशी ने अपनी अदम्य भावनाओं को प्रकट किया था, जिसे कहने से उसे मना किया गया था। जियोचे का दिल अनियमित गति से धड़कने लगा। जैसे ही उसने इस मंत्रमुग्ध कर देने वाली लड़की की खुशबू को अंदर लिया, उसने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया, हल्के से जियो लिंगशी के शरीर को गले लगा लिया। जियो लिंगशी का शरीर थोड़ा कांप उठा, लेकिन उसने विरोध नहीं किया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और चुपचाप अपने पूरे शरीर का भार उसके ऊपर रख दिया। लड़की का सुंदर शरीर नरम था, मानो हड्डियों के बिना, गर्म, सुगंधित और मुलायम जेड जैसा था। उसकी कोमल और साटन त्वचा, हालांकि कपड़ों की कुछ परतों से अलग होती है, फिर भी किसी व्यक्ति की आत्मा को हिला सकती है। जियोचे ने उसे बहुत मजबूती से गले लगाने की हिम्मत नहीं की। उसे डर था कि वह लापरवाही से उसे डरा देगा या चोट पहुंचाएगा। हालांकि तुरंत उसने महसूस किया कि जेड जैसी भुजाओं की एक जोड़ी चुपचाप उसकी पीठ के चारों ओर लिपटी हुई थी और उसे और भी करीब पकड़ने की पहल कर रही थी। किसी अज्ञात स्थान से हल्की, सुगंधित सुगंध का झोंका भी उसकी नाक में प्रवेश कर गया और फिर उसके हृदय में गहराई तक चला गया। जियो लिंगसी की इच्छा ने जियोचे के दिल में झिझक को दूर कर दिया। उसने उसकी पतली कमर को पकड़ने के लिए अपना बायां हाथ बढ़ाया, लेकिन उसका दिमाग अचानक स्थिर हो गया। उसके हाथ का गंतव्य गलती से बदल गया था। उतरने पर उसके हाथ में एक नरम और गर्म गांठ का एहसास हुआ। आह! जियो लिंगसी के मुंह से कराह निकली। जियोचे का दिमाग खराब था। वह तुरंत अपना हाथ हटाना चाहता था, लेकिन जियो लिंगशी की नरम, जेड बाह उस हाथ के ऊपर टिकी हुई थी जिसने उसे पहले पकड़ा था। सबसे पहले जियोचे ने सोचा कि वह उस हाथ को दूर करना चाहती थी जिसने गलती से उसका उल्लंघन किया था, लेकिन उसके जेड जैसे हाथ ने केवल उसकी हथेली को पकड़ लिया और वहीं रुक गया, दूर नहीं गया, लेकिन उसे इधर उधर भटकने भी नहीं दिया। इन गर्व से ऊंचे स्तनों के बीच जियोचे अभी भी अपने तेज दिल की धड़कन को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकती थी। जियो लिंगसी की सांसों की आवाज खुरदरी और भारी थी। उसके चेहरे से लेकर बर्फ के रंग की जेड गर्दन तक एक लाली बहुत पहले ही फैल गई थी। उसने कसकर अपनी आंखें बंद कर लीं और अपना सिर उसकी छाती पर टिका दिया, पूरी तरह से गतिहीन, जैसे कि यह साबित करने की बहुत कोशिश कर रही हो कि वह पहले ही सो चुकी थी। novelfullbook.com की यह सामग्री, यदि आप यह सामग्री पढ़ रहे हैं तो कृपया पढ़ना जारी रखने के लिए वेबसाइट novelfullbook.com पर जाएं। प्रति घंटा सबसे तेज अपडेट। जियोचे ने भी अपनी आंखें बंद कर लीं, पूरी तरह से शांत और पूरी तरह से चुप। वे दोनों शांति से एक दूसरे से लिपटे हुए थे। इस बिंदु पर उनमें से कोई भी बात करने को तैयार नहीं था, क्योंकि इससे यह पूरी तरह से अबाधित सपना टूट जाएगा। रात गहरी हो गई थी। जब जियाक विंग्यू ने उन्हें पाया, वे अभी भी उसी स्थिति में थे, लेकिन गहरी नींद में सो गए थे। जियाक विंग्यू जियोचे की तलाश में निकला था। उसने मूल रूप से सोचा कि वह ताज़ी हवा में सांस लेने के लिए निकला था। जब वह बाहर ताज़ी हवा की सांस ले रहा था, तो उसने भी बिस्तर छोड़ दिया था और उस कोने में कंबल बिछा दिया था ताकि वह वापस लौटने पर सुरक्षित रूप से सो सके। लेकिन काफी देर इंतजार करने के बाद भी वह वापस नहीं आया। इसके बजाय पहले की आवाजों की दिशा से ऐसा लग रहा था कि वह जियो कबीले के पीछे के पहाड़ों की ओर दीवार पर चढ़ गया है। प्राथमिक गहन क्षेत्र के केवल पहले स्तर पर अपनी कमजोर गहन शक्ति के साथ
वह आधी रात में बिना वापस आए इतने लंबे समय के लिए पीछे के पहाड़ों पर चला गया था। जिया क्विंग्यू अंततः पीछे हटने में असमर्थ था और उसकी तलाश में बाहर आए। इस प्रकार उसे अपने सामने यह दृश्य देखने दिया, जिससे वह स्तब्ध होकर देखती रह गई। आज शादीशुदा जोड़े के रूप में उसका और जियोचे का पहला दिन था। जब वह उसे जियो कबीले की सड़क पर ले गया तो उसके शांत रवैये में गर्व था। असेंबली हॉल में उन्होंने अपने गुस्से और नफरत पर काबू पा लिया। दुल्हन के कक्ष में हालांकि उसने हर तरह की बातें कही थीं और उसका मुंह अश्लील था, उसकी अभिव्यक्ति और उसकी आंखों का भाव लगातार भ्रम, अनिच्छा और निराशा के बीच आकर्षक रूप से झूलता रहा। एक सुनसान अकेलापन भी था जिसे वह भी समझ नहीं पाई। लेकिन अब वह जियो लिंगसी के साथ मिलकर अतुलनीय स्थिरता के साथ सो रहा था। उसके मुंह का कोना थोड़ा ऊपर उठा हुआ था, जिससे स्पष्ट रूप से एक गर्म मुस्कान प्रकट हो रही थी। उनकी पांचों इंद्रियां पूरी तरह से शिथिल थीं। उनकी अभिव्यक्ति ढीली, शांत और शांत थी, जैसे कोई बच्चा अपनी मां की गोद में सो रहा हो। अचानक जिया क्विंग्यू के दिल में एक असहज भावना तैरने लगी। बेशक इसका मतलब यह नहीं था कि उसके मन में जियोचे के प्रति कोई भावना थी, लेकिन वह और जियोचे एक विवाहित जोड़े बन गए थे। उसका हमेशा से यह मानना था कि यह शादी उसके लिए महज एक औपचारिकता थी। पति या पत्नी के रूप में स्थिति भी केवल पदवी थी और कोई भी चीज उसके दिल में थोड़ी सी भी लहर पैदा नहीं कर सकती थी। हालांकि कुछ चीजों में दिल हमेशा किसी व्यक्ति की अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं होता है। यह महिलाओं के लिए विशेष रूप से सच था। जब तक कि उनके पास दिल नहीं था, वे भावुकता से ग्रस्त थीं। आखिरकार वह और जियोचे पहले से ही पति पत्नी थे। हालांकि अपने विचारों में उसे इस तरह के मिलन की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी, लेकिन यह तथ्य कि जियोचे अब उसका पति था, अभी भी उसके अवचेतन में स्पष्ट रूप से अंकित था। चूंकि वह उसका पति था, इसलिए उसका अधिकार केवल उसका होना चाहिए। इसके बजाय अपनी शादी की रात वह एक अन्य महिला के साथ तब तक लिपटा रहा जब तक कि वे दोनों सो नहीं गईं। उसके चेहरे पर इतनी गर्मजोशी और संतुष्टि की अभिव्यक्ति थी। उसका अवचेतन मन स्वाभाविक रूप से उस तरह की अपरिचित प्रतिक्रिया को जन्म देगा, भले ही वह लड़की उसकी छोटी मौसी ही क्यों न हो। इस तरह की असहज भावना के कारण उसका आमतौर पर शांत और जमे हुए परी जैसा दिल थोड़ा हिल गया। जलन की इस भावना ने उसे तुरंत अपनी चिंता से जागने और अपना सारा ध्यान अपने दिल को शांत करने में केंद्रित करने की अनुमति दी। काफी समय के बाद चुभन का एहसास धीरे धीरे गायब हो गया और उसका दिल पहले ही पूरी तरह से साफ हो चुका था। उसने जियोचे और जियो लिंगसी को परेशान नहीं किया और हल्के कदमों से बिना कोई आवाज किए चली गई। थोड़ी देर के बाद जिया क्विंग्यू जल्दी से वापस लौट आई। उसकी बाहों में लाल रंग का कंबल था। उसने सावधानी से जियोचे और जियो लिंगसी के शरीर के ऊपर कंबल बिछाया और एक बार फिर बिना कुछ कहे वहां से चली गई। जब जियोचे जागा तो सुबह हो चुकी थी। उसकी छाती से सटा हुआ जियो लिंगसी अभी भी गहरी नींद में सो रहा था। उसकी सोने की मुद्रा आकर्षक रूप से मधुर थी। अगर कोई उसकी छाती पर लार के बड़े गोले को नजरअंदाज कर दे, उसका नींद का धुंधला दिमाग धीरे धीरे साफ हो गया और धीरे धीरे पिछली रात का दृश्य जियोचे के दिमाग में फिर से घूमने लगा। हालांकि पूरी रात के बाद उसका कंधा सुन्न हो गया था और दर्द हो रहा था, फिर भी उसने जरा सा भी हिलने की हिम्मत नहीं की ताकि जियो लिंगसी की शांतिपूर्ण नींद में खलल न पड़े। यही वह समय था जब उसे अचानक अपने शरीर को ढकने वाले लाल कंबल का पता चला। ठीक है, बकवास। जैसे ही उसने कंबल पकड़ने के लिए अपना हाथ उठाया, जियोचे के मुंह से एक धीमी बेकाबू दहाड़ निकली। यह स्पष्ट रूप से वह कंबल था जो कल ही तैयार किया गया था और था दुल्हन कक्ष के बिस्तर पर लिटाया गया। जियोचे ने अपने आंगन की ओर देखा। उसके दिल से एक कराह निकली। शादी की रात न केवल वह दुल्हन के कक्ष में नहीं था, बल्कि बाहर भी गया था और पूरी रात एक अन्य महिला के साथ सोया था। उनकी नवविवाहिता पत्नी भी कंबल देने के लिए खुद दौड़कर आई थी। यह परिदृश्य सचमुच रोमांचकारी था।